म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज की ये प्रमुख 18वीं वीडियो होने वाली है। आज का पोर्टफोलियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सर ने अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी सिर्फ 25 साल में शुरू कर दी है। जब आप कम एज में अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करते हैं तो आपके पास एक लंबा टाइम स्पैन होता है आपके पैसे को कंपाउंड करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग इनके पोर्टफोलियो को डिटेल में रिव्यू करेंगे। इससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी 2025 में स्टार्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में और उन सभी कैटेगरी में अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड का एक समुंदर हो जाता है और इसमें से अपने लिए बेस्ट अप्रोप्रिएट कैटेगरी और उसमें से बेस्ट फंड चुनना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो कौन सा आपके लिए बेस्ट फंड हो सकता है अलग अलग कैटेगरी में, इन सबके रिगार्डिंग डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से कौन सा बेस्ट फंड हो सकता है आपके हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब आते हैं पोर्टफोलियो पर। इन्होंने 25 साल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और 20 साल ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब इन्होंने जो फंड सेलेक्ट किया है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा तो डिटेल नहीं बताया कि इनका रिस्क एपेटाइट क्या है, ये कितना रिस्क ले सकते हैं और क्या चीज़ें करेंगे। वो सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। फिर भी इन्होंने जो पोर्टफोलियो में फंड सेलेक्ट किया उससे हम लोग यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। पहला जो इन्होंने फंड ले रखा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ये एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। निफ्टी 500 को टारगेट किया जाता है, यानी टोटल देश की सबसे बड़ी 500 कंपनी में से मोमेंटम के आधार पर 50 स्टॉक को चुनकर के आपका पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि एक फ्लैक्सी कैप की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है और स्मॉल कैप भी है। तो ये एक फ्लैक्सी कैप की तरह बिहेव करेगा। अगर इनका पिछला 19-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 2005 बेस डेट से इन्होंने जो रिटर्न बना करके दिया, ये एक इंडेक्स फंड है, ये एक इंडेक्स फंड है। तो इसने जो रिटर्न बना करके दिया है वो 24% से ऊपर का बना करके दिया है। नो डाउट बहुत ही बेहतरीन फंड है, इसको कंसीडर किया जा सकता है। तो पहला फंड जो इन्होंने लिया है वो वेल डाइवर्सिफाइड फंड लिया है। दूसरा फंड जो इनके पोर्टफोलियो में है वो नवीन नेक्स्ट 50, ये भी इंडेक्स फंड है। ये भी इंडेक्स था, ये भी इंडेक्स फंड है। अब ये किसका इंडेक्स है? ये लार्ज कैप का इंडेक्स है, लार्ज कैप का। लार्ज कैप में आपको पता होगा टोटल 100 कंपनीज हैं। तो पहली जो सबसे बड़ी कंपनी होगी, यानी सीरियल नंबर 1 से 50 तक, उसे निफ्टी 50 बोलते हैं। और 91वें से लेकर के 100 सीरियल नंबर तक जो कंपनी होती है उसे निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं। तो ये जो इंडेक्स चुने हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी 91वें सीरियल नंबर से लेकर के 100 सीरियल नंबर तक की जो कंपनी होंगी लार्ज कैप में, उसमें आपका पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा। अब अगर निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में बेस्ट की बात करें तो नो डाउट ये ज़्यादा वोलेटाइल है और आपको ज़्यादा रिटर्न भी बना करके देगा। तो एक तरीके से इन्होंने लार्ज कैप का एक इंडेक्स ले रखा है। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने बंधन स्मॉल कैप ले रखा है, स्मॉल कैप कैटेगरी, टाटा का स्मॉल कैप ले रखा है, एडलवाइज स्मॉल कैप ले रखा है। इसके अलावा एक और फ्लैक्सी कैप ले रखा है। अभी जो हमने ऊपर देखा इनका जो इन्होंने मोतीलाल ओसवाल का ये वाला जो फंड ले रखा है, ये भी एक फ्लैक्सी कैप की तरह ही बिहेव करेगा। और इसके अलावा जीएम फ्लैक्सी कैप आपने अलग से ले रखा है। साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि लमसम आप करेंगे क्वांट स्मॉल कैप में और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में जब भी मार्केट 10% गिरावट होगी। हालांकि निपॉन में अगर आप देखेंगे तो लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है, क्वांट में ये अलाउड है। ठीक है, इसके अलग भी तरीके हैं, कई तरीके हैं। अगर आप लमसम करना ही चाहते हैं तो एक एसआईपी करके और फिर जब एसआईपी का अमाउंट पे हो जाए तो उस एसआईपी को बंद कर सकते हो। तो हो सकता है उस तरीके से आप यहाँ पर लमसम करने की बात कर रहे हो। तो ये सारे फंड्स हैं। इन फंड्स को देख करके अब हम लोग इनके बारे में क्या सोच सकते हैं, ये कैसा मतलब पोर्टफोलियो बना रहे हैं इसके हिसाब से। तो देखिए इनके पोर्टफोलियो में एक तो मेजर तौर पर स्मॉल कैप कैटेगरी शामिल है, यानी एक तो इनका टाइम होराइजन काफ़ी अच्छा है, 20 साल का है। और उसके हिसाब से इनका फंड जो होगा वो एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि इनकी एज भी कम है और इनके पास काफ़ी लंबा समय है। अभी 20 साल भी अगर हम लोग देखें आज के डेट में तो वो 20 साल बाद 45 साल के होंगे और रिटायर हो रहे होंगे 60 साल पर। तो अभी उनके पास अच्छा खासा समय है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं और इस पर उन्हें और अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो स्मॉल कैप नो डाउट इनका फंड सिलेक्शन सही है। यहाँ पर अगर बात करें तो इन्होंने मिड कैप कैटेगरी को अपने फंड में शामिल नहीं रखा है, पोर्टफोलियो में शामिल करके नहीं रखा है। ये केवल या तो स्मॉल कैप की तरफ जा रहे हैं या तो केवल फ्लैक्सी कैप की तरफ जा रहे हैं और लार्ज कैप की तरफ जा रहे हैं। मिड कैप इनके पोर्टफोलियो में शामिल ही नहीं है। तो सीधे तौर पर आपके टाइम होराइजन और आपके टाइम स्पैन के हिसाब से आपको एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। और एग्रेसिव पोर्टफोलियो ये कहता है कि कम से कम 50% आप स्मॉल कैप में डालिए, मिड कैप में कम से कम 30% डालिए और बचा हुआ 20% जो है वो आप लार्ज कैप का एक्सपोजर लीजिए, लेकिन प्योर लार्ज कैप नहीं बल्कि फ्लैक्सी कैप के थ्रू लीजिए। तो यहाँ पर आपने
जो दो फ्लैक्सी कैप लिया है, एक तो मोतीलाल ओसवाल ये वाला और एक अलग से आपने फ्लैक्सी कैप लिया था जीएम फ्लैक्सी कैप। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो स्मॉल कैप मिड कैप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक तरीके से वोलेटाइल फंड होते हैं। ये वाला फंड जो आपने लिया, चूंकि ये मोमेंटम के बेस पर है तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल फंड होगा। तो आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच देने के लिए आपको एक ऐसे फ्लैक्सी कैप की जरूरत है जो कि थोड़ा सा कम वोलेटाइल हो और ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करे। क्योंकि स्मॉल कैप आप शामिल करेंगे, मिड कैप आप शामिल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा। ये फंड भी आपको डाइवर्सिफाइड लग रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा क्योंकि ये केवल मोमेंटम पर काम करता है। ठीक है, तो किस तरीके से आपको फंड यहाँ से हटाना चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से ये जो आपने लार्ज कैप का इंडेक्स ले रखा है, ये लार्ज कैप के इंडेक्स की आपके पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप यंग हैं और बहुत लंबा समय है और बहुत लंबे समय के लिए लार्ज कैप आपके लिए बेस्ट कैटेगरी नहीं हो सकती है। अगर मैं आपको इनका रिटर्न दिखाऊं, आपने जो इंडेक्स लिया है चाहे आप किसी भी एएमसी का क्यों ना ले लें, इंडेक्स जो होता है वो ये जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है इसी को केवल रेप्लिकेट करेगा, चाहे किसी भी एएमसी का आप ले लीजिए। तो सिंस इंसेप्शन अगर हम लोग देखें यहाँ पर बेस डेट 1996 का है और 1996 से अब तक जो सिंस इंसेप्शन एवरेज रिटर्न मिला है वो लगभग 16.25% के आसपास का मिला है। अगर आप मिड कैप और लार्ज स्मॉल कैप में जाएंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो ये जो रिटर्न आप ले रहे हैं इसको आप बीट कर देंगे बड़े आसानी से। तो नो डाउट ये इंडेक्स तो ठीक है लेकिन आपके हिसाब से और आपके टाइम होराइजन के हिसाब से ये इंडेक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको मेरे ख्याल से आपको बंद कर देना चाहिए और इसकी जगह पर मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर को बढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक बात है लार्ज कैप की, तो ये वाला जो फंड आपने ले रखा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, इसमें मैक्सिमम जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप का ही होता है। और कोई भी फ्लैक्सी कैप आप लेंगे तो उसमें मैक्सिमम एक्सपोजर आपको लार्ज कैप का ही देखने को मिलेगा। तो ये नो डाउट आपके लिए लार्ज कैप की तरह ही बिहेव करेगा, होता फ्लैक्सी कैप है लेकिन एक्सपोजर ज़्यादा लार्ज कैप का होता है। अगर मैं आपको इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊँ, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है। ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। इस वजह से जब से ये लॉन्च हुआ है तब से मार्केट में लगातार गिरावट ही हो रही है। तो इसको देख करके आप घबराइएगा मत कि सिंस इंसेप्शन जो है वो 12.5% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से मार्केट में करेक्शन ही हो रहा है और अभी सितंबर में ये लॉन्च हुआ था, तो इसको देख करके घबराना नहीं है। ठीक है, इसके बाद से अगर हम लोग बात करें इनके फंड डिस्ट्रीब्यूशन की, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लार्ज कैप का एक्सपोजर 63% का है, मिड कैप का एक्सपोजर 33% का है और स्मॉल कैप का एक्सपोजर यहाँ पर लगभग 4% के आसपास का है। तो जो लार्ज कैप आप रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक तो रिटर्न को आपको कम करेगा, ऊपर से लार्ज कैप का एक्सपोजर ऑलरेडी आप यहां से ले पा रहे हैं, तो वहां अलग से लेने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से इसे आपको स्किप कर देना चाहिए। आगे से आप लमसम मत इसमें करिएगा और जो आपका एसआईपी के थ्रू इकट्ठा हुआ होगा, जब भी आपको टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ लेना होगा तो इसको आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी पैसा मत निकालिए क्योंकि अभी आप निकालेंगे तो हो सकता है एग्जिट लोड वगैरह और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका टैक्स लग जाए। तो इससे बचने के लिए आप इसको होल्ड करिए और जब भी आपको टैक्स हार्वेस्टिंग करना हो तब इस फंड को आप यहाँ से निकाल करके और जिसमें भी स्मॉल कैप में या फिर जिसमें भी आपको जाना होगा उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये पहला क्लियर हो गया। इसके बाद से बात करें अगर स्मॉल कैप की, जो फंड आपने ले रखा है, फंड सारे अच्छे हैं, बंधन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, एडलवाइज स्मॉल कैप, तीनों फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और तीनों को आपको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो आप लमसम की बात कर रहे हैं क्वांट में भी और निपॉन में भी, तो 3 फंड आपने ऑलरेडी ले रखा है, 2 फंड और जोड़ लें तो स्मॉल कैप कैटेगरी के टोटल 5 फंड हो जाते हैं। अब इन 5 फंड में बहुत सारा ओवरलैपिंग भी होगा और 5 फंड में अगर मैं यहाँ पर 50 भी अगर ये मान करके चलूँ कि एक म्यूचुअल फंड में 50 स्टॉक भी है तो टोटल 5, चूंकि स्मॉल कैप के आपने ले रखे हैं तो 50 गुणे 5 करेंगे तो 250 कंपनी आ जाती है। अब मान लीजिए इसमें ओवरलैपिंग वाले 50 कंपनी को मैं निकाल भी देता हूं तो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के टोटल 200 कंपनी में आपका पैसा जा रहा है। इसकी वजह से भी जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो निगेटिव तौर पर प्रभावित होता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैक्सिमम जो कंपनी है वो 30 कंपनी तक, 25 से 30 कंपनी अगर आपने चुन लिया पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर का या फिर एक मार्केट कैपिटलाइजेशन से एसोसिएटेड, तो वो डाइवर्सिफाइड माना जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कंपनी चुनने से भी ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो रिटर्न होता है वो निगेटिव तौर पर प्रभावित हो रहा होता है। अब यहाँ पर स्मॉल कैप के ऑलरेडी हमारे पास 3 हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये जरूर आप कर सकते हैं कि इन 5 में से जो आपको बेस्ट लगे वो मैक्सिमम 3 आप सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन 5 रखने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ेगी। अब इन 5 में से सबका परफॉर्मेंस अच्छा है, सबका परफॉर्मेंस अच्छा है। क्वांट का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 1 क्वार्टर से थोड़ा सा गड़बड़ जरूर हुआ है, लेकिन जो ये एएमसी है उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। तो
इसके हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हैं। इसको आप केवल एक क्वार्टर के रिटर्न के हिसाब से जज मत करिएगा। इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अपने हर एक कैटेगरी में क्वांट एएमसी के जितने भी प्रोडक्ट थे वो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स थे। तो इन पांचों में से कोई भी तीन जो आपको अच्छा लगे उसको आप कंसीडर कर लीजिए। निपॉन का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एडलवाइज का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, इसके अलावा टाटा का भी अच्छा है, और एक और स्मॉल कैप का आपने ले रखा था बंधन, उसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो इन पांचों में से कोई भी तीन फंड जिसमें लमसम भी अलाउड हो, और एसआईपी तो आप करेंगे ही करेंगे, उसी फंड में आप एसआईपी भी करिए और उसी फंड में आप लमसम भी करिए। लमसम के लिए अलग से फंड लेने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत पड़ेगी। तो 5 फंड जो आप स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं उसे कम करिए, और इन पांचों में से जो भी आपको ठीक लगे उस 3 फंड को आप सेलेक्ट करिए, और 3 में ही आप देख लीजिए किसमें लमसम अलाउड है, उसमें ही लमसम करते रहिए, ठीक है। बाकी के फंड की अगर हम लोग बात करें तो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में आपने जीएम फ्लैक्सी कैप ले रखा है। जीएम फ्लैक्सी कैप नो डाउट रिटर्न तो बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही रिस्की पोर्टफोलियो है। रिस्की कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप से ज़्यादा रिस्की होगा, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा, क्योंकि इनका जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो स्मॉल कैप को ज़्यादा इन्होंने एक्सपोजर दे रखा है। इनका जिस तरीके से फंड डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जिस तरीके से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बना रखा है, जीएम एएमसी जो है वो एक तरीके से एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन जिस हिसाब से है, अगर आप एग्रेसिव फंड चाहते हैं तब तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच चाहते हैं तो इसकी जगह पर अगर आप पराग पारिक कंसीडर करेंगे तो सिंस इंसेप्शन जो जीएम फ्लेक्सी कैप का रिटर्न है वो 19.3% का है, वहीं पर पराग पारिक का जो रिटर्न है वो इससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि, और वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। लेकिन आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल के टाइम फ्रेम में पराग पारिक थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आएगा जीएम फ्लेक्सी कैप के से। तो अगर आप केवल रिटर्न देख रहे हैं और डाउन साइड प्रोटेक्शन नहीं देख रहे हैं तो आप जीएम फ्लेक्सी को बेझिझक कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी चाहिए, डाउन साइड प्रोटेक्शन का मतलब कि जब जब मार्केट में करेक्शन आएगी तो पराग पारिक कम गिरेगा, लेकिन ये जो जीएम फ्लेक्सी कैप है वो ज़्यादा गिरेगा। जैसे अभी आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पिछले 1 महीने से और 2 महीने से लगातार मार्केट में करेक्शन चल रही है। निफ्टी 500 जो गिरा वो 6.2% गिरा है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का एवरेज जो है, यानी जितने भी फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड है उन सब का एवरेज निकाल दें तो सभी ने माइनस में 0.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं पर जीएम फ्लैक्सी कैप जो है वो अपनी कैटेगरी से भी ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही साथ 3 महीने का अगर मैं डेटा दिखाऊं तो 3 महीने के डेटा में आप देख पा रहे होंगे ये अपने बेंचमार्क और साथ ही साथ कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। अब जब रैली रहती है तो नो डाउट ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे देखिए अपने बेंचमार्क और अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है, किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख लीजिए। लेकिन जहां पर मार्केट करेक्शन होगी, जहां पर मार्केट में गिरावट होगी तो ये अपने बेंचमार्क और अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा गिरेगा भी। यही होता है जब आप एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं तब तो ठीक है, और अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं है, डाउन साइड प्रोटेक्शन चाहिए, तो उस कंडीशन में आप इसकी जगह पराग पारिक फ्लैक्सी कैप को कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं पराग पारिक का डेटा दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पराग पारिक फ्लैक्सी कैप सिंस इंसेप्शन इन्होंने जो रिटर्न दिया है वो 2.5% का दिया, जो कि जीएम फ्लैक्सी कैप से ज़्यादा है। इसके अलावा इनके अगर मैं बात करूँ आपके डाउन साइड प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए फ्लैक्सी कैप कैटेगरी एवरेज 5.5% गिरा, इसका जो बेंचमार्क है वो लगभग 6.25% गिरा, और पराग पारिक सिर्फ 2.5% गिरा। 3 महीने का डेटा अगर मैं दिखाऊं तो देख लीजिए फ्लैक्सी कैप जो एवरेज है, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का जो एवरेज है और ये जो बेंचमार्क का एवरेज है उसकी तुलना में पराग पारिक कितना कम गिरा हुआ है। और साथ ही साथ जब मार्केट में बुल रन रहता है तो ये अच्छा खासा रिटर्न भी आपको दे रहा है। 1 साल का अगर आपको डेटा दिखाऊं तो ये अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट कर रहा है। 3 साल का डेटा दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोनों को बीट कर रहा है। 5 साल का डेटा दिखाऊं तो काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ये, और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी आपको अच्छा प्रोवाइड कर रहा है जीएम फ्लैक्सी कैप की तुलना में। तो आप अपना रिस्क देख लीजिएगा कि अगर आप ज़्यादा वोलेटाइल फंड एफोर्ड कर सकते हैं तो आप जीएम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा की कंडीशन में अगर थोड़ा सा डाउन साइड प्रोटेक्शन चाहिए फ्लैक्सी कैप कैटेगरी की तो पराग पारिक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये टोटल डिसीजन जो है वो आपके ऊपर है। अब पराग पारिक इतना कम क्यों गिरा और जीएम फ्लैक्सी कैप इतना ज़्यादा क्यों गिरा, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए पराग पारिक का अगर मैं फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं तो इनका मैक्सिमम एक्सपोजर लार्ज कैप में है, लगभग 60% के आसपास, और मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्होंने बहुत कम ही एक्सपोजर ले रखा है। इसके अलावा डेट में भी इनका अच्छा खासा एक्सपोजर है, और कैश भी ये बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे हुए हैं कि जब मार्केट में करेक्शन होगी तो और ज़्यादा ये पैसा लगाएंगे। तो मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा वोलेटाइल है, इसलिए इन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप को कम एक्सपोजर दे रखा है। वहीं पर जीएम फ्लैक्सी कैप का अगर मैं डेटा दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जीएम फ्लैक्सी कैप, और इनके डायरेक्टली हम लोग फंड डिस्ट्रीब्यूशन में चलते हैं। फंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
जो लार्ज कैप है उसका एक्सपोजर 45% है, उसके बाद स्मॉल कैप का देखिए 38% एक्सपोजर करके रखा हुआ है, और 12% जो एक्सपोजर है 12-13% वो मिड कैप का है, यानी 50% जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में इनका जा रहा है, बाकी का 50% से भी कम लार्ज कैप में जा रहा है, जबकि इसका जस्ट उलट पराग पारिख में आपको देखने को मिला था। तो नो डाउट यही रीजन है कि 1 साल 3 साल के टाइम फ्रेम में ये अच्छा रिटर्न बना करके दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल 2 साल में अगर आप देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी रैली आई थी लार्ज कैप की तुलना में। तो जब स्मॉल और मिड कैप का ही एक्सपोजर इसमें ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा, लेकिन जब मार्केट करेक्ट होगी तो ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को गिराने का भी काम करेगा। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन इसमें कम है और पराग पारिख में ज़्यादा है, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो ये वाला जो फ्लेक्सी कैप का डिसीजन है वो आपके ऊपर है, मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी, जीएम फ्लेक्सी कैप या फिर पराग पारिख, दोनों में से कोई भी आप एक चुन लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से मोतीलाल ओसवाल ये वाला जो है ये भी फ्लेक्सी कैप की तरह बिहेव करेगा, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो टोटल जो आपका अमाउंट जा रहा है 5,000, 2 7,000, 3 10,000, 13,000, 15,000, उसके बाद से ये 4,000, 15 4 19,000, आई थिंक टोटल आपकी 19,000 की एसआईपी चल रही है। इसको मैं राउंड फिगर कर देता हूँ, 20,000 में मार्क करके चलता हूँ, और एक बार फंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि किस प्रकार से आपका अलग अलग जो स्मॉल कैप है और फ्लैक्सी कैप है और साथ ही साथ मिड कैप है उसमें किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब यहाँ पर चूंकि मिड कैप कैटेगरी आपकी इस पोर्टफोलियो में मिसिंग है, इसलिए मिड कैप कैटेगरी में मैं आपको यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की बात करूँगा। मोतीलाल मिड कैप फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आप एचडीएफसी के मिड कैप को भी कंसीडर करिएगा। एचडीएफसी मिड कैप, इन दोनों फंड को लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये जो है ये फोकस्ड फंड पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब इनके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो केवल 23 स्टॉक है। अगर ये 23 स्टॉक चल रहे हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे रहे हैं। पिछले 2 साल 3 साल से अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो अपनी कैटेगरी में नंबर 1 है। वहीं पर अगर मान लीजिए ये 23 स्टॉक नहीं चले तब तो ये तेजी से नीचे भी गिरेंगे, तो इस समय डाउन साइड प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वजह से एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो इसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन जो है वो मोतीलाल से ज़्यादा है। तो इस वजह से दोनों को आप कंसीडर करेंगे तो एक बैलेंस अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। तो अब अगर टोटल हम लोग देखें कि कितने फंड्स हो गए आपके पोर्टफोलियो में, टोटल इस तरीके से आपको आपका पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। टोटल यहाँ पर 7 स्टॉक्स मोर देन सफिशिएंट है आपके हिसाब से। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी शामिल है, इस वजह से मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये भी देखना है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो मोतीलाल ओसवाल का जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 आपने लिया है, ये आपका मिड कैप में भी मोतीलाल एएमसी का शामिल है। अब ये जो इंडेक्स फंड है ये 3 एएमसी का अभी तक अवेलेबल है, मोतीलाल का, निपॉन का और बंधन का। अब निपॉन का भी आपके पास एक एएमसी का स्मॉल कैप है, बंधन का भी स्मॉल कैप है और मोतीलाल का आपका मिड कैप है। तो ये तो हमारे पास 3 ही अवेलेबल है, लेकिन स्मॉल कैप में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो अगर आप चाहें तो बंधन की जगह पर आप टाटा को कंसीडर कर सकते हैं या फिर क्वांट को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटली मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो ना सिर्फ पैसे वाइज कैटेगरी वाइज बल्कि एएमसी वाइज भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और एक एएमसी का कोशिश करिए कि एक ही फंड रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि 2 फंड या फिर 3 फंड ले लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, नहीं, बुरा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि क्वांट को लेकर के कुछ बैड न्यूज आई तो क्वांट के सारे म्यूचुअल फंड्स उससे प्रभावित हुए। उसी प्रकार से अगर कुछ बैड न्यूज आती है तो उस एएमसी के जितने प्रोडक्ट आप लेंगे वो सब कुछ प्रभावित हो जाता है। तो इसी वजह से अगर आपने मान लीजिए एक ही फंड लिया है किसी एक एएमसी का तो केवल वहीं प्रभावित होगा अगर कोई नेगेटिव खबर आती है। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि एक ही फंड लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो 2 फंड ठीक है चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका एक ही फंड होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब चलिए अब यहाँ पर कितना कितना पैसा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बात कर लिया कि आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि आपके पास लंबा टाइम होराइजन है। तो स्मॉल कैप जो है उसमें हमें कम से कम 50% हमें स्मॉल कैप में डालना है। 50% यानी टोटल आपका 20,000 का जो पोर्टफोलियो उसमें से 10,000 आपका स्मॉल कैप में जाना चाहिए। 10,000 स्मॉल कैप में जाना चाहिए। तो ये जो फंड है इसमें लमसम अमाउंट जो है वो बंद है, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा हम इसी को एलोकेट करेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैं जो है इसको 5,000 एलोकेट करना चाहूँगा और बाकी का जो 5,000 बचा वो 2,500 आप इन दोनों को अलॉट कर सकते हैं। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि जब भी आपको लमसम का मौका मिलेगा तो आप इसमें तो कर नहीं पाएंगे, इसी दोनों में करेंगे। तो जब आप लमसम करेंगे तो वो अमाउंट बढ़ बढ़ के लगभग इसके आसपास हो जाएगा। इसी वजह से मैंने इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल 50% हो चुका है, आपका 10,000 यहाँ पर जा चुका है, ठीक है। इसके बाद से
जो मिड कैप है उसमें हमको 30,000 करना है। 30,000 20,000 का 30, माफ कीजिएगा 30,000 नहीं 30%। तो 20,000 का 30% अगर आप निकालेंगे तो 6,000 आता है। ठीक है, तो 6,000 के लिए आप यहाँ पर 3,000 कर सकते हैं और 3,000 की आप SIP यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में लमसम अलाउड है, इसलिए मैंने बराबर बराबर यहाँ पर अलॉट किया है। ठीक है, ये जो मोतीलाल ओसवाल है इनका अप्रोच जो है वो फोकस्ड है, मतलब कि बहुत कम स्टॉक्स के साथ ये अच्छा रिटर्न बना करके दे रहे हैं। वहीं पर HDFC जो है वो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो अब हमारा 30% मिड कैप में जा चुका है और 20% जो बचा वो आपको फ्लेक्सी कैप में डालना चाहिए। 20,000 का 20% अगर हम लोग निकालें तो 4,000 आता है। तो यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप 2,000 डाल सकते हैं और 2,000 मोतीलाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में आप डाल सकते हैं। तो टोटल देख लीजिए 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 5, 15, 15 और ये मिला करके 5, 20, टोटल 20,000 का ये आपका पोर्टफोलियो बन गया, जो कि एग्रेसिव भी है और लॉन्ग टर्म के साथ आपके लिए अच्छा खासा रिटर्न भी बना सकता है। दोस्तों, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा 2025 में अलग अलग कैटेगरी में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को जानने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।